के यंग थिंकर्स फोरम के इस उद्घाटन समारोह में जिनका प्रारंभिक वक्तव्य हमको प्राप्त हुआ, सम्माननीय शंकरानंद जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर सुनील कुमार जी, सूर्य प्रकाश जी, श्री अशोक पांडे जी, उपस्थित प्रबुद्धगण और मेरे यंग फ्रेंड्स। अभी जब मेरा परिचय कराया जा रहा था तो विषय पर्यावरण का आया। जब मैं सुबह इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से निकला तो मैंने अपने एक मित्र से कहा कि यंग थिंकर्स के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आपको दुनिया की क्या समस्या लगती है? मैंने कहा, दो ही समस्या है, बाहर का पर्यावरण और अपना खुद का मन। हमारा मन ठीक नहीं है और पर्यावरण बिगाड़ने में हमने कोई कसर छोड़ी नहीं। जिस दुनिया का विकास, जिस औद्योगिक क्रांति के विकास को हम देखते हैं और जिस इंस्टीट्यूशन में हम लोग बढ़ रहे हैं, ये लगभग 500-600 साल पुराना है। और पश्चिम के विचार से जो दार्शनिक विषय शुरू हुआ, उसमें पूरा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल खड़ा हुआ। एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल का अर्थ ये हुआ कि ये सारी पृथ्वी, ये सारी धरती, ये सारे फल फूल पेड़, ये सब मनुष्य मात्र के लिए है, जितना चाहो इसका उपभोग करो। और जब ये प्रकृति के साथ बहुत बैलेंस बिगड़ने लगा तो दुनिया में एक दूसरी धारणा शुरू हुई। उन्होंने कहा, नहीं, इतना एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज दुनिया में जो तीन बड़ी समस्याएं चलती है क्लाइमेट चेंज की, एक पूरे मॉडल में हमने जितना कार्बन उत्सर्जन किया है उससे धरती का तापमान आने वाले 100 सालों में और बढ़ने वाला है। धरती नई समस्याओं और चुनौतियों को देखने वाली है और इस पे सारे दुनिया के देश इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, एक और दुनिया की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वो ये कहती है कि लगभग मनुष्य अपने मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, ऑयल के लिए, एनर्जी के लिए, कॉस्मेटिक के लिए 50,000 फ्लोरा और फौना का दोहन और शोषण करके लगातार उपयोग कर रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी के नए खतरे पैदा हो रहे हैं। तो फिर दुनिया में कहा कि फिर डेवलपमेंट मॉडल कौन सा होना चाहिए। तो जो तीसरा विषय, एक नॉर्वे और वहाँ के एक बड़े फिलोसफर हुए आर्ने नेस, उन्होंने कहा कि हमको डेवलपमेंट के साथ डीप इकोलॉजिकल सेंस भी रखना चाहिए। डीप इकोलॉजिकल सेंस का अर्थ है, जिसको हमारे पर्यावरण मंत्रालय में हम लोग कहते हैं प्रकृति रक्षिता रक्षा। जो नेचर की रक्षा करता है, नेचर उसकी रक्षा करता है। ये वननेस विद नेचर है। जापानीज शब्द में इसको एशोफानी कहते हैं। लिविंग और लिविंग बीइंग के संतुलन के साथ हमें आगे बढ़ना है। जब शंकरानंद जी बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि अच्छे विचारों को सुनना नहीं, उसका मनन भी करना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले भोपाल कार्यालय में मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, तो कुछ साधु के तरह के लोग मेरे को दिखे, तो मैंने उन्हें कहा, जरा एक तरफ बैठ, आपसे अंत में मिलूंगा। तो जब सारी मैंने सब लोगों को पूरा किया तो मैंने उन्हें तसल्ली से, मैंने उनके वेशभूषा देखकर, बहुत सामान्य से थे, तो मैंने उन्हें कहा, कबीर पंथी हो? बोले हाँ। मैंने कहा, साहिब बंदगी
साहिब की कोई वचन सुनाओ, तो उन्होंने बड़ा अच्छे वचन कबीर साहब ने मेरे सामने कहे। तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी? मैंने कहा मैं भी कबीर साहब को काफ़ी पढ़ता हूँ, कबीर साहब का मनन और चिंतन करते हैं। तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मैंने कहा, उन्होंने कहा स्थान का, उन्होंने भोपाल के पास अपना स्थान बताया। तो मैंने कहा आएंगे, आकर के भजन सुनेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा शब्द कहा, उन्होंने कहा भजन नहीं, सुमिरन। भजन सुनना बाहर के लिए है, सुमिरन करना अपने अंतर के लिए है। इतनी सामान्य की बात। और मैं कौन कहा, मैंने कहा मेरा शब्द प्रयोग गलत है, ये सुमिरन है। ये जो मनन करना है, ये भारत के जन सामान्य के मन में है, ये हमारा विचार है। लेकिन विचार में अंधविश्वास ना हो, विचार में कट्टरता ना हो, विचार में रैशनलिज्म हो। और विचार करने के लिए केवल हम विचार ना करें। अगर केवल विचार करे होते तो हम ये नहीं कहते कि भारत गणित में आगे था, भारत विज्ञान में आगे था, भारत खगोल शास्त्र में आगे था, भारत योग में आगे था। और इसलिए हमारी जो फिलोसॉफिकल स्कूल है उसमें दो तरह से हैं। जो हमारे न्याय और वैशेषिक हैं वो ऊपर की मेटलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं, लेकिन मेटलिस्टिक वर्ड को रैशनलिज्म के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जब आप न्याय दर्शन का पहला श्लोक जब आप पढ़ते हैं तो वो पहले श्लोक में ही कहते हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, जाति, निग्रह, स्थान। किसी भी विषय की रैशनलिटी में पहुंचने के लिए उसका प्रमाण, उसका प्रमेय, उसमें संशय, उसमें जल्प मतलब उसमें अननेसेसरी चीजें अगर लाई गई, उसमें वितंडा गलत नहीं है। ये सारे 16 जो विषय जो रैशनल रूप से रैशनल थिंकिंग के विषय हैं, इसको जब हम ढंग से समझते हैं तब हम किसी विषय की रैशनलिटी पे पहुंचते हैं। वो अंधविश्वास नहीं है, वो विषयों को तर्क के साथ जानने का विषय है। और इसीलिए न्याय दर्शन का जब 32वां सिद्धांत हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अवयव, निग्रह, स्थान। कोई भी हम थीसिस खड़ी करते हैं वो प्रतिज्ञा है, किसी कोई सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट को केवल सब्जेक्ट मान लेना ठीक नहीं है। सब्जेक्ट के लिए हेतु होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक का रैशनल होना चाहिए, वो आइडियल है। रैशनल को एग्जाम्पल के साथ समझना चाहिए, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तभी हम कोई निर्णय पे आएंगे। ये हमारी सोचने की पद्धति। कोई भी कह दिया कुछ भी आ गया और उसको हमने करके और अपना आंख बंद करके चल दिए, ऐसी नौजवान पीढ़ी खड़ी नहीं कर रही। भारत की ज्ञान परंपरा में ये सारा विषय है। और इसलिए अगर जो हमारा लॉजिक है, तर्क संग्रह है, न्याय संग्रह है, उसमें हमने कोई बाहर से जाकर के चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं किया है। कि जो पूरी शास्त्रार्थ की परंपरा जो हम लोग खड़ी करते हैं उसमें हम चीज़ों को तर्क की कसौटी पे कसते हैं। और अमृतकाल के भारत के लिए जिस नौजवान का निर्माण हम करना चाहते हैं उसको इस रैशनलिटी पे दुनिया के भी विषयों को तर्क पे उतारना हो। और इसलिए विज्ञान के नए विषयों को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपना रैशनल फिलोसॉफिकल आइडिया अपने वैल्यू बेस पे होना चाहिए। हमारा वैल्यू बेस केवल अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ तो परिणाम वो आएंगे जो धरती 1.5 डिग्री के टेम्परेचर से जूझ रही है। हमारा रैशनलाइजेशन नेचर के नजदीक आया तो परिणाम वो आएगा जो प्रकृति रक्षित है, रक्षिता के सिद्धांत पे आएगा। ये दोनों का अंतर है। और इसलिए द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी is this, that Eastern philosophy look inwards and Western philosophy is outward. यही समस्या है। और इसलिए जब हम व्यक्ति को अपने अंदर से सुधारने की बात करते हैं तो पहले हम सुधरते हैं, उसके बाद दुनिया की सुधारने का नंबर आता है। ये रैशनलाइजेशन है। और इसलिए भारत की जितनी भी फिलॉसफी का आधारभूत चीज है वो वैल्यू सिस्टम अपना पर्सनल। विदाउट शुद्ध कैरेक्टर और पर्सनल फीलिंग के हम कभी बाहर की दुनिया को सुधार ही नहीं सकते हैं। और इसलिए वेस्ट के लिए
जितना बाहर की रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट है। और हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी से जो रैशनलिज्म निकल के आता है, हमारे लिए रिलेशनशिप ड्यूटी है। ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स मदर, टुवर्ड्स फादर, टुवर्ड्स वाइफ, टुवर्ड्स चिल्ड्रन। ये वन डेट की दुनिया नहीं है। अगर जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाने का भाव। इसलिए हमें डे मनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। वो देखने की दृष्टि वैसी है। और इसलिए उनका जितना भी हिस्ट्री लिखा गया वो नरेशन ऑफ फैक्ट है। कई बार हम भी जाकर के उलझ जाते हैं। हमें पूछते हैं आप 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, हम अपने उदाहरणों में उलझ जाते हैं। उलझने की आवश्यकता नहीं है। हमारी हिस्ट्री जो वो आचरण है। हमारी हिस्ट्री में एक सामान्य मानवीय मूल्यों से जूझता हुआ व्यक्ति भी महापुरुष हो सकता है। हमने कभी किसी के एक गुण के आधार पर किसी को स्वीकारा या नकारा नहीं है। हमारा इतना उदात्त विषय रहा है। और इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी में जो सारी चीजें आउटवर्ड्स हैं, मुझे कोई बता रहा था कि दुनिया में जो फैशन की नगरी है वो फ्रांस है। तो फ्रांस में एक व्यक्ति ने कपड़े खरीदे और तेजी से भागने लगा। उन्होंने कहा क्यों इतना तेजी से भाग रहे हो? उसने कहा घर जा रहा हूँ, पत्नी को गिफ्ट करना है। तो भाग क्यों रहे हो? बोले जाऊंगा तब तक फैशन बदल जाएगा। और हमारा इतना सोशल मीडिया का अट्रैक्शन हो गया है, तुरंत रिएक्शन करते हैं, वरना ट्रेंड बदल जाएगा, ट्रेंड पे कोई नई ट्रेंडिंग आ जाएगी। मतलब क्या दुनिया बदल जाएगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना आउटवर्ड है, जो कुछ है दिखा दो, जो कुछ है बता दो, जो कुछ है कर दो। लेकिन आप अंदर कहाँ हो? अंदर बिल्कुल खाली है। इसलिए बीच में मैं पढ़ रहा था, जितने भी, मतलब मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है भाई। आजकल तो कोई छोटी सी भी चीज़ एकदम बात का बतंगड़ बन जाती है। लेकिन मैं बीच में इकोनॉमिक टाइम्स में एक दिन पढ़ रहा था, जितने इन्फ्लुएंसर है उनकी सबकी समस्या डिप्रेशन है। ये कैसा विरोधाभास है? क्योंकि इतनी होड़ लगी हुई है कि दुनिया बस अब मेरे को बिल्कुल पहचान जाए। अंदर होना, अंदर जानना। और इसीलिए सबसे जो खूबसूरत मेरे को जीवन जीने की जो सूत्र लगते हैं, योग सूत्र लगते हैं, महर्षि पातंजलि ने कितना कभी अद्भुत और सुंदर लिखा था। 196 सूत्र में अगर शुरू के 4 सूत्र पढ़ लोगे तो वो उसके एग्जीक्यूटिव समरी है। पहला वो कहते हैं योग अथ अनुशासन। लेट अस स्टार्ट विद योगा विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसके साथ? तो सोसाइटी के साथ डिसिप्लिन यम है, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ डिसिप्लिन नियम है, शरीर के साथ डिसिप्लिन आसन है, श्वास के साथ ब्रीथिंग के साथ डिसिप्लिन प्राणायाम है, अपनी इंद्रियों के साथ डिसिप्लिन प्रत्याहार है। ये बाहर की यात्रा है। फिर बाकी 3 यात्रा आगे की। पहले बाहर डिसिप्लिन लाओगे तब अंदर ध्यान, धारणा और समाधि आएगी। तो कोई भी आदमी मेरे जैसा क्वेश्चन कर लेगा, भाई ये डिसिप्लिन कर लेंगे तो मिल क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोध। डिसिप्लिन कर लोगे तो जो मन आपका भटकता रहता है, मन भागता रहता है, ऐसे ही भागता रहता है जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग होती रहती है, मन भी ट्रेंडिंग जैसा ही होता है। तो वो कहते हैं कि अगर चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम। अपने अंदर की जो अनुभूति है, जिसको शंकरानंद जी कह रहे थे कि हर चीज को अनुभव करना, वो स्वरूप अवस्था का ज्ञान अगर नहीं करेंगे तो भी बहुत सुंदर सा होता है। वृत्ति सारूप्य, फिर अपनी जिंदगी में वृत्ति के चारों तरफ घूमते रहना। सिंपल है। अंदर जाके पहचानोगे, रैशनल थिंकिंग लाओगे तो जीवन में कुछ करोगे। इसलिए आप देखोगे, मैं कई बार घूमता हूँ, ये जो राग निकल के आते हैं, ये जो वास्तु निकल के आता है, ये जो नृत्य निकल के आता है, ये जो नटराज के स्वरूप में एकाकार होकर के निकल के आता है, ये जो खेल निकल के आता है, ये जो कौशल निकल के आता है, ये उसी व्यक्ति का निकल के आता है जिसके पास एकाग्रता हो, जो 24 घंटे पेड़ लगा करके रोज देख के आता है पेड़ लगा या नहीं लगा, उसका पेड़ कभी बरकत नहीं बनता है।
वो पेड़ उसका वहीं का वहीं समाप्त हो गया। अपने अंदर जाने के लिए अपना सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। थिंकर रैशनल होने के साथ साथ एकाग्र होना भी जरूरी है। अगर हम रैशनलिटी और एकाग्र होने की भारतीय दर्शन की मूलभूत आवश्यकता मॉरलिटी है। विदाउट मॉरलिटी आप रैशनल भी नहीं हो सकते हो और एकाग्र भी नहीं हो सकते। और मॉरलिटी का अर्थ ही साधनापूर्ण जीवन। जीवन में एक बार जब फिसल पट्टी से पीछे उतरता है तो फिसल पट्टी में फिर कोई जगह नहीं होती, नीचे ही जाना होता है। एक बार या दो बार स्लिप होता है कोई भी व्यक्ति तो फिर वो नीचे ही जाता है, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं होता है। वरना किसी फिसल पट्टी पे फिसल के देख ले, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, नीचे जाओगे। नीचे ना जाए इसके लिए कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये मेरा एक इस पूरे सारे प्रक्रिया को देखते हुए जो विषय निकले वो विषय, लेकिन मैं आने वाले अमृतकाल के भारत के लिए अपनी तरफ से 7 पॉइंट आपके साथ रखना चाहता हूँ। बहुत शॉर्ट में रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी लंबा बोलने की आदत नहीं, इसलिए डरना नहीं। पहला विषय है द आइडिया ऑफ भारतीयता इन प्रैक्टिस। हमें उसको डेवलप करना चाहिए। आइडिया ऑफ भारतीयता का अर्थ केवल पाखंड नहीं है। आइडिया ऑफ भारतीयता का अर्थ करुणा है, संवेदना है, सभी को समान दृष्टि से देखना है, कास्ट बैरियर को तोड़ना है। मनुष्य मात्र को हमने हजारों साल तक सम्मानपूर्वक स्थान नहीं दिया, सब में भ्रातृत्व के भाव को पैदा करना है। बुद्ध की करुणा को अगर हम लेके जाएंगे, कबीरदास जी के भाव को हम लेके जाएंगे और कृष्ण की गीता को अगर हम लेके जाएंगे, तभी हम आइडिया ऑफ भारतीयता को पैदा कर पाएंगे। भारत इस समस्या से बहुत बड़ी तरह पीड़ित रहा है। आप मेरी बात मान करके चलना। समाज ने बहुत लंबे समय तक अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी सामाजिक संवेदना को जिया है, पिया है। उससे बाहर निकालना होगा। सच्ची भारतीयता के आइडिया को, समान भाव को, भातृभाव का अर्थ है समाज का हर व्यक्ति जिसके लिए भी हमारे मन में भाव है। इसलिए पतंजलि भी जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो विषय रखते हैं, इस विषय को लेकर के काम करने का भारतीयता का भाव बढ़ाना है। दूसरा, अनलैशिंग द भारतीय ह्यूमन कैपिटल। हमारा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है और इसलिए ये जो नौजवान देश है, जो भारतीय कैपिटल है, हमारी मानव पूंजी है। शंकरानंद जी ने नई शिक्षा पद्धति की बात करी है, लेकिन केवल शिक्षा पद्धति डॉक्यूमेंट नहीं है। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर नए विज्ञान, नए प्रयोग, नवाचार, टेक्नोलॉजी, इन सारे विषयों में हमें भारतीय ह्यूमन कैपिटल को आगे बढ़ाना होगा। तीसरा, मैंने एक बार एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु से ऐसी मैंने बातों में पूछा, मैंने कहा इतने बड़े वेद और उपनिषद हमारे पास है, इतनी बड़ी धारणाएं, धर्म और ज्ञान की धारणाएं हमारे पास है, क्यों हम मान्यता कई बार नहीं ले पाते हैं। बहुत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आज तो हमारा सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया के ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने हैं और G20 में भी हमने अफ्रीकन यूनियन को स्थान दिलाकर दुनिया में इस बात को सिद्ध किया है। दुनिया में जब पर्यावरणीय मंच में जाते हैं, हम क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस की बात को भी लड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दुनिया का बड़ा भाग ऐसा है जिसके पास आज भी आधारभूत सुविधाएं नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तक आपकी देश एक लंबी गरीबी से पीड़ित है, तब तक आपको दुनिया मान्यता नहीं दी। और इसलिए पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पूरी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का संकल्प है, इसीलिए कि मनुष्य मात्र को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए सैचुरेशन ऑफ गवर्नेंस आना चाहिए, न्यूनतम सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। और उसके लिए नए इनोवेटिव, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी को हमको आने वाले समय में एज ए थिंकर का अर्थ नहीं है कि सोच करके बैठ गए, थिंकर हर क्षेत्र में हो सकता है। और भारत में तो चांद पर जाने से लेकर के
और देश में नई डिजिटल क्रांति लाने वाला ये सारा थिंकिंग समूह है। इसलिए सब न्यूनतम विषयों का सैचुरेशन हो, ये तीसरा विषय। चौथा, द मेकिंग ऑफ द पीपल्स। सारी चीजें सरकार के साथ ना होकर हमें ऐसा मॉडल डेवलप करना है जहां मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, क्योंकि जितनी भी चीजें मनुष्य जीवन को बढ़ाने के लिए होती है वो सब सरकार नहीं है, हमारा भावनापूर्ण जीवन है। पांचवी चीज, द भारतीय वे ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोगों के लिए कभी आप निश्चित रूप से इस प्रकार के सत्रों में थर्ड वेव पे एक बार वापस से चर्चा करें, क्योंकि थर्ड वेव में दत्तोपंत जी ने पूरा रैशनलाइजेशन लिखा है। उन्होंने किस किस वर्ग में काम करना है ये लिखा है। उन्होंने पर्यावरण से लेकर के संसदीय व्यवस्थाओं पे बहुत विषयों पे, भारतीय संविधान से लेकर बहुत विषयों पे लिखा है। और इसलिए सब चीज़ों को हम बदल डालेंगे ऐसा नहीं है। अब दुनिया जिस दृष्टि से आगे बढ़ी, अगर हम रैशनल इंडियनाइजेशन की थिंकिंग को आगे रखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ भारतीय वे ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको खड़ा करना है। अब ये नहीं कह सकते कि सब वापस से चले जाओ जंगल में, नहीं है, लेकिन जो स्थिति है उसके संतुलन में, जिसको प्रकृति रक्षिता रक्षक कहते हैं, जिसको डीप इकोलॉजिकल सेंस कहते हैं, उस डीप इकोलॉजिकल सेंस से अब दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी उसको हमको अब आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है हार्नेसिंग द पावर ऑफ द कलेक्टिव, हमारी सामूहिक ताकत। जो शंकरानंद जी सज्जन शक्ति की बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाना, उसको संगठित बढ़ाना, उसके द्वारा किसी के अंदर भय का माहौल नहीं खड़ा करना है, लेकिन मनुष्यता का, सृजनात्मकता का, नृत्य, संगीत, कला और विज्ञान से लेकर गणित जैसे विषयों को आगे बढ़ाने का एक सामूहिक रूप से समाज में एक नए जागरण को खड़ा करना, इसके लिए आपकी लगातार कॉन्फ्रेंस हो रही, इसको आगे बढ़ाना है। और लास्ट है अटैक ऑन करप्शन। हमें वास्तव में भारत को बड़ा बनाना है तो हमको एक ऐसा समाज निर्माण करना होगा जिस समाज में मॉरलिटी को हम आगे बढ़ा सकें। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी जो कहना है कि आने वाले 25 सालों में हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई करप्शन क्विट इंडिया है, डायनेस्टी क्विट इंडिया है और अपीजमेंट क्विट इंडिया है। और इन सब विषयों को जब हम लेकर जाएंगे तो जो विषय शंकरानंद जी कह रहे थे और ईशोपनिषद में आता है, ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन रुजिकता मात्र तस्य सुविधा। गांधी जी ने जिस ट्रस्टीशिप की बात करी है, दीनदयाल जी ने जिस अंत्योदय की बात करी है और जिसके आधार पे हम एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छा भारत केवल साधनों से संपन्न न हो, कैरेक्टर से भी संपन्न हो, यही हमारा मिशन है। धन्यवाद।